कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है इतिहास भारत एवं विश्व। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 और अध्याय का नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो इसी अध्याय की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे। और पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है कि मिस्र के इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। मिस्र के इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि जिससे मिस्र के इतिहास के बारे में हमारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम, वो है पहला साहित्यिक साधन। हेरोडोट्स, डायोडोट्स और मेनेथो ये जो है ये साहित्यिक साधन है। पुरातात्विक साधन में हम ले सकते हैं पिरामिड है, समाधियां हैं, भित्ति चित्र हैं, मंदिर हैं और रोसेटा अभिलेख है। और तीसरा है आधुनिक साधन। आधुनिक साधन में एडोल्फ एरमान है, जेएस ब्रेस्टेड की पुस्तकें हैं। तो ये जो है वो मिस्र के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं साधन। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला है वो है पिरामिड युग। ये जो युग था ये 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व तक रहा। दूसरा है सामंतवादी युग। ये युग 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक रहा। और तीसरा है साम्राज्यवादी युग। तो साम्राज्यवादी युग की अगर बात करें तो ये 1580 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक चला। प्रश्न नंबर 3 है कि मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कृषि, कि मिस्र के लोग गेहूं, जौ, कपास, जूट, अंगूर, अंजीर और खजूर की फसलें उगाते थे। यहां पर चावल नहीं है, तो गेहूं, जौ, कपास, जूट, अंगूर, अंजीर और खजूर की फसलें उगाते थे। पशुपालन की अगर हम बात करें तो मिस्र के लोग पशु भी पालते थे। वे मुख्यतः गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, मुर्गी आदि पालते थे। और उद्योग धंधों में हम कह सकते हैं कि मिस्र के लोग अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में भी कुशल थे। वे लोग पत्थर काटने, बर्तन बनाने, गहने बनाने, तांबे और कांसे के हथियार बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कपड़े बुनना भी वहां एक महत्वपूर्ण काम था। वहां पेपिरस, ये जो है पौधा है, वहां पेपिरस नाम के घास के पौधों से कागज भी बनाया जाता था। तो ये इनकी आर्थिक गतिविधियां आ सकती हैं, कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पहले नंबर पर जो सबसे अपना पहला नंबर आता है वो है राजा। मिस्र में राजा को फराओ, ये इंपॉर्टेंट बात है, शब्द है फराओ, वहां पर राजा को कहते थे। मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। फराओ को देवता माना जाता था। शासन की सभी शक्तियां उसके हाथ में होती थी। और दूसरे नंबर पर आता था वजीर। तो फराओ के बाद शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का होता था। उसका मुख्य काम लगान वसूल करना, टैक्स वसूल करना और आय व्यय का हिसाब किताब रखना था। तीसरे पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो परिषद आती थी। फराओ के दरबार में वृद्ध दरबारियों की एक परिषद भी होती थी जिसे शारू, याद रखना है, जिसे सारू कहते थे। इस परिषद का काम राजा को सलाह देना होता था। और उसके बाद चौथे नंबर पर है सेना। शुरू में मिस्र के राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी, बल्कि सैनिक सामंतों द्वारा प्रदान किए जाते थे। लेकिन बाद में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी थी। चौथे नंबर पर है प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय शासन, क्योंकि ये तो केंद्र स्तर का प्रशासन था। प्रांतीय शासन की अगर हम बात करें तो फराओ ने अपने साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांट रखा था। जिस प्रकार आज भी ऐसी व्यवस्था है, केंद्र स्तर, केंद्र है, फिर केंद्र के बाद पूरा पहले एक देश होता है और देश के बाद फिर अलग अलग राज्य होते हैं। तो इसी प्रकार उस समय भी मिस्र में ऐसी व्यवस्था थी। फराओ ने अपने साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत को नोम
ये याद रखना है, प्रांत को वहां पर नोम कहते थे, तो प्रत्येक प्रांत को नोम कहते थे तथा प्रांत के शासक को नोमारक कहा जाता था। प्रांत को, राज्य को वो नोम कहते थे और प्रांत का जो शासक होता था उसको नोमारक कहा जाता था। नोमारक की नियुक्ति फराव द्वारा की जाती थी, फराव का मतलब राजा द्वारा की जाती थी। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मिस्र में फराव ही मुख्य न्यायाधीश यानी कि राजा ही मुख्य न्यायाधीश होता था। जब भी कोई मुकदमा फराव के सामने आता था तो वह लिखित रूप में चलाया जाता था। इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर मौखिक रूप से नहीं था, लिखित रूप में मुकदमा चलाया जाता था और फराव मुकदमे का फैसला 3 दिन में कर देता था। अपराधी को कठोर सजा दी जाती थी, जैसे डंडे से पीटना, कोई अंग काट देना या फिर देश निकाला दे देना, इस प्रकार की वहां पर सजाएं दी जाती थी। प्रश्न नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। मिस्र की संसार को क्या देन है? मिस्र की संसार को क्या देन है? तो इसमें हम जो देने की बात करें तो उत्तर में हम कह सकते हैं पहले नंबर पर कि मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष का कैलेंडर प्रदान किया। दूसरा है, मिस्र ने विश्व को सूर्य घड़ी या जल घड़ी दी। और तीसरे नंबर पर है, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी मिस्र ने विश्व को ऐसा रासायनिक लेप तैयार करके दिया जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। और चौथे नंबर पर है कि मिस्र की एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों के नामों का उल्लेख मिलता है। और पांचवा है कि मिस्र ने विश्व को एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। तो ये कुछ मिस्र की संसार को देने हैं, जो मिस्र या मिस्र सभ्यता के संसार को देने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क्योंकि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं तो यहाँ पर कई सभ्यताओं का, इस पाठ में कई सभ्यताओं का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों मेसो और पोटम से मिलकर बना है। दो शब्दों मेसो और एक दूसरा शब्द है पोटम से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य अर्थात, और पोटम का अर्थ होता है नदी। तो मेसो का अर्थ होता है मध्य, बीच मतलब, और पोटम का अर्थ होता है नदी। अतः मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग, और ये दो नदियां थी दजला और फरात। प्रश्न नंबर 7 है, मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ और उसमें पहली है सुमेरियन सभ्यता, दूसरी है बेबीलोनिया की सभ्यता और तीसरी है असीरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता और असीरियन सभ्यता। प्रश्न नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिगुरात क्या होते थे? जिगुरात क्या होते थे? तो इसकी बात करें हम कि सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। सुमेरियन 3 प्रकार की, मेसोपोटामिया वास्तव में 3 सभ्यताओं का मिश्रण थी। तो सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। बेबीलोन का जिगुरात 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 300 फुट ऊंचा था। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, तो पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करो। कई प्रकार का पूछा गया, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करो। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें राजनीतिक या प्रशासनिक जीवन की, चाहे राजनीतिक कह लीजिए, कई बार प्रशासनिक भी आ सकता है। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसे पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। वह निरंकुश होता था, मतलब अपनी मनमानी करने वाला होता था। वह निरंकुश होता था। राजा ही सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। राजा शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट देता था। प्रांत का मुखिया गवर्नर होता था जिसका चयन राजा स्वयं करता था। गवर्नर का काम अपने प्रांत से कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा युद्ध के समय
राजा को सहयोग करना होता था। तो ये उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसमें पहले पर है उच्च वर्ग। इस वर्ग में राजा, पुरोहित और उच्च पदाधिकारी आते थे। दूसरा है ख, मध्यम वर्ग। इस वर्ग में सामंत और व्यापारी आते थे। और तीसरा है ग, निम्न वर्ग। इस वर्ग में दास और किसान आते थे। तो 3 वर्गों में इनका जो सामाजिक जीवन था, समाज था, वो बटा हुआ था। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के धार्मिक जीवन की, तो मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब अर्थात वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। उनके प्रमुख देवता थे अनु, एक देवता था। अनु का मतलब है आकाश का देवता। और एक देवता था उनका की का मतलब है पृथ्वी का देवता। सिन, सिन है वो चंद्रमा के देवता वो कहते थे। और तम्मूज, तम्मूज जो है वनस्पति और कृषि का देवता था। ईस्टर, प्रेम की देवी को ईस्टर कहा जाता था। और नरगल, नरगल जो है वो प्लेग का देवता होता था। प्लेग भी उस जमाने में एक भयानक बीमारी होती थी। ये चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है। इन देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए थे। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी देते थे, यानी कि वहां बलि का भी प्रचलन था। आर्थिक जीवन की बात करें अगर हम मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, अर्थात वो खेती बाड़ी करते थे। वे गेहूं, जौ, जैतून, कपास और अंगूर की खेती करते थे। यहाँ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके अलग अलग तरह के सामान बनाए जाते थे। अलग अलग प्रकार की चीजें वो बनाते थे। प्रश्न नंबर 10 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, लेकिन है प्राचीन मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी देवताओं की सूची बनाकर उनकी तुलना मिस्र और भारत के देवी देवताओं से करें। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है परीक्षा की दृष्टि से भी। प्रश्न नंबर 11 जो है उसकी अगर हम बात करें तो यूनान के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है। कि तीसरी सभ्यता है वो यूनान की सभ्यता है। तो यूनान की सभ्यता के बारे में भी कई प्रश्न है इसमें। यूनान के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि यूनान की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसमें पहला आता है अंधकार युग या फिर होमर युग भी कहते हैं। 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको अंधकार युग या फिर होमर युग कहा जाता है। अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जो समय है, ये समय, इसके बारे में जो है यूनान में कोई ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है। उसके बाद जो दूसरा युग है वो है लोह युग या आर्कइक पीरियड कहते हैं इसको, नगर राज्य युग भी कहते हैं। और ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको लोह युग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है हेलेनिस्टिक युग, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के समय को वास्तव में हेलेनिस्टिक युग कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है बियूल और एगोरा का अर्थ क्या है। बियूल और एगोरा का अर्थ क्या है। तो उत्तर में अगर हम कहें तो बियूल, बियूल क्या है। यूनान में राजा को शासन कामों में सलाह देने के लिए, यूनान में राजा को शासन कामों में सलाह देने के लिए उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों की एक परिषद होती थी। याद रखना है, राजा को उसके शासन कामों में सलाह देने के लिए उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों की एक परिषद होती थी जिसे ब्यूल कहा जाता था। परिषद को ही ब्यूल कहते थे वो। और एगोरा, एगोरा की अगर बात करें तो यूनान में आम लोगों की, ये वो उच्च वर्ग के सम्मानित लोगों की थी ब्यूल। और यूनान में आम लोगों की भी एक सभा होती थी जिसे एगोरा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, 1 नंबर में भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 13 है यूनानी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की विशेषताएं बताइए। ये हर सभ्यता की पूछी गई है, धार्मिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक विशेषताएं भी। तो अगर हम यूनानी सभ्यता की बात करें तो पहला है राजनीतिक या फिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी यूनान की। तो यूनान की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा निरंकुश होते थे। प्रजा राजा को ईश्वर के समान मानती थी। राजा एक परिषद की सलाह से शासन को चलाता था और इस परिषद को ब्यूल कहा जाता था। सम्मानित लोगों की यह संस्था होती थी। इस परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे।
आम लोगों की भी एक सभा होती थी जिसे एगोरा कहा जाता था। तो ये उनका प्रशासनिक व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो यूनान की सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें जो पहला था वो है कुलीन वर्ग। ये विशाल भू संपत्ति के स्वामी होते थे, बड़ी बड़ी जमीनों के स्वामी होते थे तथा इनके पास बड़ी संख्या में दास भी होते थे। ख है, ख मध्यम वर्ग था क्योंकि 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था। इसमें साधारण नागरिक शामिल होते थे। इन्हें फ्री मैन या पैरवासी कहा जाता था। ये दोनों शब्द याद रखने मध्यम वर्ग में। इसमें आम आदमी शामिल होते थे। इन्हें फ्री मैन या पैरवासी कहा जाता था। और ग है स्वतंत्र श्रमिक, इन्हें थीट्स कहा जाता था। और एक घ है चौथा जो वर्ग था दास, इन्हें हेलोट कहा जाता था। तो इस प्रकार यूनान का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था, तो यूनान के लोग मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, फर्नीचर बनाना, जैतून से तेल बनाना और अंगूर से शराब बनाना जैसे काम करते थे। यहाँ कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। और धार्मिक या फिर सांस्कृतिक जीवन की अगर बात करें तो यूनान के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। उनके मुख्य देवी देवता थे जीएस था एक देवता, जिसको आकाश के देवता को वो जीएस कहते थे। अपोला अपोलो अपोलो जो देवता था वो सूर्य को अपोलो देवता कहते थे। हर्मस व्यापार का देवता हर्मस होता था। और पोसीडोन जो था वो वास्तव में समुद्र के देवता को पोसीडोन कहा जाता था। इसी प्रकार जो युद्ध का देवता था उसको मार्स कहा जाता था। और अन्न की जो देवी थी उसको डेमीटर वो कहते थे। तो इसके अलावा लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। उसके बाद एक और सभ्यता है इसी पाठ में, वो है रोम की सभ्यता। तो उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 14 है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव होता था। 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव होता था। इटली की आजकल राजधानी है तो, लेकिन उस समय एक सभ्यता थी। छोटा सा गांव होता था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। 7 पहाड़ियों पर बसा होने के कारण ही से 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 15 है कि रोमन सभ्यता को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है? रोमन सभ्यता को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है? तो राजनीतिक दृष्टि से रोमन सभ्यता को 4 भागों में बांटा जा सकता है। और उसमें पहला है राजतंत्र का काल। तो 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक का जो समय है रोम में वो राजतंत्र का काल माना जाता है। दूसरा है गणतंत्र का काल। गणतंत्र का काल जो है 509 ईसा पूर्व से 133 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको गणतंत्र का काल कहा गया है। और तीसरा है सैनिक अधिनायकों का काल। 133 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक का समय सैनिक अधिनायकों का काल माना जाता है। और चौथा है साम्राज्यवादी काल। 27 ईसा पूर्व से 776 ईस्वी, यहां पहले ईसा पूर्व है और फिर ईस्वी है। 27 ईसा पूर्व से 776 ईस्वी तक का जो समय है वो साम्राज्यवादी काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो रोम में राजा अपनी मर्जी से शासन नहीं करते थे। राजा का चुनाव करने के लिए लोगों का एक समूह होता था जिसे क्यूरिया, ये याद रखना है कि रोम में राजा अपनी मर्जी से शासन नहीं करता था। राजा का चुनाव करने के लिए लोगों का एक समूह होता था जिसे क्यूरिया कहा जाता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उस समय राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत का मतलब यह है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था। वंशानुगत नहीं होता था। राजा को उसके कामों में सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक सीनेट भी होती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजा स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था। उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले सीनेट की सलाह लेनी पड़ती थी। और राजा को उस समय रेक्स
कहा जाता था। ये भी याद रखना है, हर जगह पर राजा के अलग अलग नाम थे। तो रोम में राजा को रेक्स कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि रोमन सभ्यता के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण दे। ये हर सभ्यता के बारे में पूछा गया है। रोमन सभ्यता के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण दे। तो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रोम में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली में जनता द्वारा चुनी गई एक सीनेट होती थी। इस सीनेट में 300 सदस्य होते थे और ये सभी सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे। याद रखना है कि एक सीनेट होती थी, सीनेट में 300 सदस्य होते थे। ये सभी सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कॉन्सूल कहते थे। वे मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख सेनापति तथा प्रशासक होते थे। कॉन्सूल की सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी भी होता था जिसे क्वेस्टर्स कहते थे। प्रांतों के शासन के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इनको वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए जनता से मनमाना कर टैक्स वसूल करते थे। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें रोम की, तो रोम के लोगों का मुख्य व्यवसाय, आमतौर पर सभी जितने भी सभ्यताएं थी उस समय, लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। तो रोम के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वे गेहूं, जौ, बाजरा, अंगूर, जैतून, सेब आदि की फसलें उगाते थे। भूमि पर धनी लोगों का अधिकार था। रोम के लोग भारत से मलमल, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम और यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो रोम के लोग प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की पूजा में ज्यादा विश्वास करते थे। प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की पूजा में ज्यादा विश्वास करते थे। जुपिटर शांति का देवता, मार्स युद्ध का देवता, वीनस प्रेम की देवी और वेस्टा अग्नि का देवता, अपोलो संगीत का देवता आदि उनके प्रसिद्ध देवता थे। प्रश्न नंबर 18 है, रोमन सभ्यता के सामाजिक वर्गों की सूची बनाएं कि समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो रोम का जो समाज था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला क है पैट्रिशियन, पैट्रिशियन वर्ग। इस वर्ग में लैटिन लोग आते थे जो रोम के मूल निवासी थे। लैटिन, जो लैटिन भाषा बोलते, इस वर्ग में लैटिन लोग आते थे जो रोम के मूल निवासी थे। इस वर्ग में रोम के उच्च और कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे। और दूसरा जो ख है वो प्लेबियन वर्ग था, एक पैट्रिशियन और एक प्लेबियन, ये बोलने भी आपके पास आने चाहिए, पैट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग। इस वर्ग में दास, भूमिहीन किसान और गरीब व्यक्ति आते थे। इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थी। जो प्रश्न नंबर 19 है वो चीनी सभ्यता के बारे में है। तो चीनी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की विशेषताओं का विवरण दीजिए। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो चीन में राजा को वांग कहा जाता था। राजा को वांग कहा जाता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे बड़ा पुरोहित होता था। जनता उसे अपना पिता समझती थी और ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी। चीन की बात हम कर रहे हैं। वांग को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 4 मंत्री होते थे। ये उनका राजनीतिक जीवन है। आर्थिक जीवन की बात करें चीन के, तो चीन के लोगों का मुख्य काम कृषि और पशुपालन था। ये हमने आपको बताया है, हर सभ्यता का जो मुख्य काम था वो कृषि और पशुपालन था। वे बाजरा, चावल, गेहूं और फलों की खेती करते थे। चावल और चाय की खेती सबसे ज्यादा होती थी। उपजाऊ जमीन पर 9 परिवार मिलकर खेती करते थे। इस प्रकार की खेती करने की प्रणाली को चिंगतियेन प्रणाली वहां पर कहते थे। यानी कि उपजाऊ जमीन पर 9 परिवार मिलकर जब खेती करते थे तो इस खेती करने की प्रणाली को वहां चिंगतियेन प्रणाली कहते थे। चीन में उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ था। चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय रेशम उद्योग था। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें चीन की, तो चीन का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था मंडारिन का था, जिसमें विद्वान, अध्यापक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। दूसरा वर्ग किसानों का था और तीसरा वर्ग कारीगरों का था। चौथा वर्ग व्यापारियों का था।
तो चीन के समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुख्य वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो चीन के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे अलग अलग प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे, जैसे आकाश का देवता यंग और वायु और पृथ्वी का देवता चीन आदि थे। इसके अलावा चीन के लोग अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 20 है, ये भी चीनी सभ्यता के बारे में है। चीनी सभ्यता की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? तो चीन में 2 या 3 गांवों को मिलाकर एक फू बनता था। 2 या 3 गांवों को मिलाकर एक फू बनता था। उस समय फू को एक प्रांत के समान माना जाता था और प्रांतों को सैंग भी कहा जाता था। तो गांव जो प्रांतों को वो फू भी कहते थे और सैंग भी कहा जाता था। एक और सभ्यता है इसी पाठ में और वो है माया सभ्यता, तो उसके ऊपर भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली हुई थी? माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली हुई थी? तो माया सभ्यता दक्षिण पूर्व मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिजे, होंडुरास तथा एल सल्वाडोर तक फैली हुई थी। याद कर लीजिए इन शब्दों को, पूर्व, दक्षिण पूर्व मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिजे, होंडुरास और एल सल्वाडोर तक फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है, माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग किसे माना जाता है? माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग किसे माना जाता है? 250 ईस्वी का समय माया सभ्यता का स्वर्णिम युग माना जाता है। 250 ईस्वी है, ये ईसा पूर्व नहीं है। 250 ईस्वी का समय माया सभ्यता का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय यहां लगभग 40 शहर थे, जैसे टिकाल, कोपन, बोनाम पाक, पेलेनक्यू आदि। उस समय यहां लगभग 20 लाख लोग रहते थे। तो 250 ईस्वी तक का जो समय है उसको वहां पर श्रेष्ठ युग माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, माया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की विशेषताओं का विवरण दीजिए। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो माया सभ्यता में राज्य के मुखिया को हेलिक यूनिक या असली पुरुष कहा जाता था। याद रखना है, राज्य के मुखिया को हेलिक यूनिक या असली पुरुष के नाम से जाना जाता था। मुखिया पुरुष ही होता था, जो वहां पर जो औरत है वो नहीं बन सकती, तो मुखिया पुरुष ही होता था। राजा का पद पैतृक होता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता था। राजा के अधीन अन्य शहरों के सरदार होते थे, जिन्हें बाताबोब कहते थे। बाताबोब, राजा के अंदर या राजा के अधीन अन्य शहरों के सरदार होते थे, जिन्हें बाताबोब कहते थे। बाताबोब पर अपने शहर के शासन को चलाने की जिम्मेदारी होती थी। धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें माया सभ्यता की, तो माया सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। उनके 166 के लगभग देवी देवता थे। 166 के लगभग देवी देवता थे। इनके सबसे श्रेष्ठ देवता इट्जामना, ये याद रखना है। जो माया सभ्यता के इनके सबसे श्रेष्ठ देवता इट्जामना माने जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खून की बलि दी जाती थी। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो माया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन का काम करते थे। यहाँ गेहूं, जौ, गन्ना, चना, नारियल आदि की फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन में गाय, बकरी पाले जाते थे। इसके अलावा लोग नाव, सूती वस्त्र, तांबे की घंटियां, तलवार और आभूषण बनाने का काम भी करते थे। सामाजिक जीवन जो माया सभ्यता का कैसा था? तो माया सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा साधारण था। इस सभ्यता के लोग कच्चे घरों में रहते थे, जिन्हें ना वो कहते थे। तो इस सभ्यता के लोग कच्चे घरों में रहते थे, जिन्हें ना कहा जाता था। घरों की दीवारें लकड़ी की होती थी। राजा और धनी वर्ग के लोगों के घर सुंदर और मजबूत होते थे। तो इस प्रकार ये कई सारी सभ्यताएं हैं और उनके ये प्रश्न उत्तर आपको कराए गए हैं। धन्यवाद।